नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं जेवर एयरपोर्ट के नाम पर हो रही सियासत की। काम किसका, क्रेडिट किसका, ये सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना हुआ है, क्योंकि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया, जिसके बाद अखिलेश यादव की नोएडा के दादरी में, उत्तर प्रदेश के दादरी में, गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एक बड़ी रैली होती है, जहां से अखिलेश यादव क्रेडिट लेने की होड़ का कई गेम शुरू कर देते हैं। मायावती भी पीछे नहीं हटती हैं, मायावती भी क्रेडिट लेने की लाइन में आगे आ जाती हैं। अपनी सरकार में जो नींव रखी गई थी उसकी बात करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर सबसे पहले मायावती, फिर अखिलेश यादव और यहाँ बीजेपी अपना तो पूरा क्रेडिट का दावा कर ही रही है कि उन्हीं की सरकार में ये जो पूरा विकास है वो हुआ है। तो काम किसका, क्रेडिट किसका, ये जो सवाल है वो लगातार बना हुआ है। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा जेवर एयरपोर्ट को लेकर। के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। तो अखिलेश यादव ने यहां पर क्रेडिट लेने का जो पूरा गेम है वो शुरू कर दिया है। उधर मायावती भी पीछे नहीं है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की है और यही एक बड़ी वजह है क्योंकि बीजेपी भी अपने दावे कर रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी महकमे में हलचल हो गई है तेज और बयानबाजी का दौर भी हो गया है तेज। देखिए, बहन जी को उत्तर प्रदेश के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट तो जितने भी उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे, पहले जो समाजवादी सरकारों के बने थे, फिर जो इनॉग्रेशन हुए थे, आज सारे जहाज लैंड करना बंद कर चुके हैं। सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स थे। भाजपा कहती थी कि हर चप्पल पहले वाले आदमी को हम जहाज में बिठाएंगे, तो जब एयरपोर्ट पर जहाज ही नहीं उतर रहा है तो आदमी कहाँ से आएगा। मसला क्या है कि देखिए, अभी बहन जी ने पीसी करी है, अभी मुख्यमंत्री जी की भी पीसी होने वाली है, भाजपा भी पीसी करेगी। कल जो दादरी से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो शंखनाद 2027 का एक जन सैलाब, भाई हमारे प्रधानमंत्री जी नोएडा गए, इसमें कहीं छिपा नहीं हुआ है कि कमिश्नर से लेकर डीएम तक सारे सरकारी महकमों के टीचर, शिक्षक सबको लगा दिया गया कि आपको रैली में जाना है। इनकल जो जाट और गुजर समाज के सब क्रांतिकारी नौजवान युवा लोग सब आए, भाजपा की हालत खराब है। तो बहन जी की जो पीसी है, उनका दुख दर्द कल की रैली है, तो दुख दर्द जो भाजपा का है और बहन जी का वो बहुत साझा है। तो जो चिंताएं हैं कि प्रदेश बनेगा कि नहीं बनेगा, एयरपोर्ट में क्या होगा, अब ये 2027 में बतौर मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। मायावती जी कोई बात कहें उसमें कांग्रेस को कोसे ना, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी ट्वीट हो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी हो, वो लगातार कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करती हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आज जब दलितों पे उत्पीड़न होता है, उनके साथ नरसंहार होता है, तब मायावती जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ना वो अपने राजमहल से निकल करके उन दलित परिवार के लोगों के आंसू पूछने का काम करते। तब कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सड़कों पे भी संघर्ष करते हैं और सदन में भी आवाज उठाते हैं। इस तरह की बात चुनावी वर्ष में शोभा नहीं देती है। अगर मायावती जी आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा देंगी तो वो जेल के अंदर होंगी, ये भी मायावती जी को पता होगा। और चलिए इसी के साथ अब वो तमाम सुलगते सवाल भी यहाँ पर जरूर उठाएंगे हम, जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। तो एक एक कर वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एग्जीक्यूशन, किसे क्रेडिट जाएगा, असली श्रेय जेवर एयरपोर्ट का किसे जाएगा, ये समझना जरूरी है। दूसरा, अगर बीएसपी और एसपी दोनों दावा कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट 10 से 15 साल तक आखिर क्यों अटका रहा, क्योंकि मायावती आकर कह रही है कॉन्सेप्ट तो उन्हीं का था भाई।
तीसरा, क्या बीजेपी का हमने बनाकर दिखाया वाला जो दावा है वो पूरी तरह से सही है, या पहले की सरकारों के काम के बिना ये संभव ही नहीं था जो अखिलेश यादव कह रहे हैं एनओसी हमने ली। चौथा, क्या जेवर एयरपोर्ट का श्रेय विवाद 2027 चुनाव के लिए एक नैरेटिव है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव है, जनता पर ये एक इम्पैक्ट डालता है। पांचवा, क्या इस एयरपोर्ट से रोजगार कनेक्टिविटी में ठोस बदलाव आया, या फिर जमीन की कीमतें और पॉलिटिकल ब्रांडिंग ही सिर्फ बनी है। तो ये वो तमाम सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर काम किसका और क्रेडिट किसका, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये विकास की बात है। और असल जो विकास है उसका जो श्रेय है वो किसको जाता है, कॉन्सेप्ट को श्रेय जाता है या फिर जो काम हुआ उसे श्रेय जाता है, या फिर एग्जीक्यूशन को श्रेय जाता है। ये वो सवाल है जो लगातार बना हुआ है, और इसके अलावा भी तमाम सुलगते सवाल हमने आपके समक्ष एक एक कर रखे, जिनके इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह जी भी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। पंकज पांडे को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कुछ ही देर में डॉक्टर रत्ना पांडे हमें ज्वाइन करेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, जल्द ही ज्वाइन करेंगी। तो चलिए राघवेंद्र जी के साथ शुरुआत करते हुए, राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन क्या हुआ, सियासी महकमे में हलचल मच गई है, क्रेडिट लेने की हर कोई होड़ मचा रहा है, आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि ये जो विकास हुआ है वो हमारी ही सरकार के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन जनता को समझ में नहीं आ रहा कि असली श्रेय, असली क्रेडिट वो दरअसल दे किसे, जिसने कॉन्सेप्ट रखा उसे दे, जिसने एग्जीक्यूशन में एक अहम भूमिका निभाई उसे दे, या जिसने ग्राउंड लेवल पर पूरे काम को अंजाम दिया उसे दे। जी धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए, साथी प्रवक्ताओं को, साथी को, सबको मेरा यथोचित अभिवादन। देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया कि आखिर क्रेडिट किसको जाना चाहिए। देखिए, क्रेडिट का तो हक असली में उसी को होता है जो प्रोजेक्ट पूरा करे, जो प्रोजेक्ट पर बीएसपी और सपा दो हाथ अपने आप में करने को चालू हो गए हैं। कहते हैं हमने शुरू किया, वो कहते हैं हमने शुरू किया, लेकिन सवाल तो ये है कि ये आखिर अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ था, इस पर पूरा काम क्यों नहीं हुआ था। और असली में हक उसी को है जो प्रोजेक्ट को पूरा करके जनता को समर्पित करे। वो हमने बाखूबी किया। बीते दिनों आपने देखा कि क्रेडिट की ये बात करते हैं तो डेबिट की भी बात करनी चाहिए। अगर क्रेडिट की आप बात करते हैं तो डेबिट की भी बात करें, लेकिन इनके पास डेबिट के नाम पर क्या है, छलावा है। जनता के साथ छलावा अगर इन्होंने ना किया होता, जनता के साथ इस तरीके से जो इन्होंने बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया और जनता के साथ सेंधमारी की, उसकी जेब में सेंधमारी की और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जनता के लोगों के बीच में आज का आप बाहें पसार कर नोएडा जाने की बात करते हैं। आप नोएडा जाने से भी डरते थे, प्रोजेक्ट की तो बात दूर की हो गई। आप ये डरते थे कि ऐसा ना हो कि हम नोएडा में पहुंच जाए तो हमारी सरकार चली जाए। साहब, एक बात बताइए, आपकी बात ठीक है, रहे। जो लोग नोएडा जाने से भी डरते थे आज नोएडा से ही चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, चलिए वो बात भी ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आप जो पूरा श्रेय यहाँ पर ले रहे हैं बिना अप्रूवल्स के, जैसा अखिलेश यादव ने कहा एनओसी दिलाने का काम हमने किया, बिना अप्रूवल्स के, बिना तमाम जो बैकग्राउंड का काम था उन सब के, आप एग्जीक्यूशन को अंजाम देते ही कैसे। राम स्कूल गया, चलिए भैया अधूरा है, पूर्ण विराम लगेगा तब सेंटेंस पूरा होगा, मैंने आके पूर्ण विराम लगा दिया, तो जिसने राम स्कूल गया उसकी मेहनत बेकार हो गई क्या? सिर्फ मैंने पूर्ण विराम लगाया तो मैं ही जीत गई क्या? ये तो गलत हुआ। श्रेय तो सबको देना होगा ना, ये मिला जुला काम था। देखिए, आपने शब्द इस्तेमाल किया मिला जुला, तो मिला जुला ये जुमला ये केवल समाजवादी पार्टी का
और हमारी माननीय बहन जी का ये जुमला ही अगर काम आता और इस जुमलेबाजी की सरकारें अगर चलती होती तो ये सत्ता के हाशिए पर नहीं चले जाते। जनता ने हमको जाना माना और चुना केवल इसीलिए है, हम जनता के बीच में इसीलिए हैं कि जनता हमको मानती है, जनता हमको जानती है और हमारे काम को जनता पहचानती है। हमारे काम को जनता ने पहचाना, हमको जाना और हमको माना, इसीलिए उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश, इनके जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया प्रदेश नहीं बना, माफियाओं की नगरी नहीं बनाई। माफियाओं के खिलाफ हमने बीड़ा जो उठाया था, उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया। कब ये उत्तर प्रदेश में जेवर से सजा हुआ एयरपोर्ट और जेवर से सजाकर उत्तर प्रदेश को तो जेवर के नाम पर कुल मिलाकर सियासत तेज हो चुकी है। और राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो फुल क्रेडिट है, राघवेंद्र जी हम समझ पा रहे हैं कि ये जो फुल क्रेडिट है वो बीजेपी का ही क्रेडिट है। रविंद्र सिंह जी, क्या बीजेपी को ही पूरा क्रेडिट दे? हालांकि आप तो ना ही कहेंगे क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर एंट्री लेके सीधे ये कह दिया कि एनओसी लेने का काम हमने किया। तो क्या जो अप्रूवल्स आदि लेने का आपने काम किया जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए, आपके पास कोई टाइमलाइन है या फिर ये जो बातें हैं ये भी बीते चुनावों की तरह ही एक एग्जाम्पल कहीं साबित ना हो जाए कि बीते चुनावों में भी हमने देखा था कि किस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ मची थी, वही इस चुनावों में देखने को मिले? रविंद्र जी पहले अनम्यूट कीजिए प्लीज। मोनिका जी, आप तो बीजेपी के पक्ष में एक क्रेडिट मांग रहे हैं, मैं ढेर सारे देता हूँ। अच्छा, जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट मिल गया उनको। हाँ। जानते कौन सी कंपनी बना रही है? पहले भारत की कंपनियां एयरपोर्ट बनाया करते थे, तुर्की में जाके और अमेरिका में जाके। अब फॉरेन की कंपनी जेवर का बना रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई मोदी सरकार को कि आत्मनिर्भर नहीं हो पाया ये एयरपोर्ट बनाने में भारत। अब और दूसरा क्रेडिट दे रहे हैं चित्रकूट हवाई अड्डे का, तीसरा क्रेडिट कुशीनगर हवाई अड्डे का, चौथा क्रेडिट आजमगढ़ हवाई अड्डे का, पांचवा क्रेडिट मुरादाबाद हवाई अड्डे का, फिर अगला अलीगढ़ हवाई अड्डे का, श्रावस्ती हवाई अड्डे का। ये सब हमारी और आपकी मेहनत की कमाई से बना था और सारे के सारे बंद हो गए। तो सारा क्रेडिट जो है भारतीय जनता पार्टी को ही दिया जाता है। और इसके साथ में अभी मैं जेवर में भी आ जाऊंगा, इसके साथ में ही जो सीएजी का जो आपकी विधानसभा सत्र गया लखनऊ में, तो हमारे ही प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो वित्त मंत्री ने है, उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट बड़ी और बहुत सारे यूपी सीडा का घोटाला पढ़ दिया, आयुष विभाग का घोटाला पढ़ दिया। ऐसा एक मामला पढ़ा, एक कंपनी की जो हैसियत है 1.04 लाख है और उसको 300 करोड़ रुपए की जमीन का अलॉटमेंट कर दिया। ये भी क्रेडिट है भारतीय जनता पार्टी को ही। सबसे गरीब प्रदेश बना दिया, सबसे कम आय वाला प्रदेश बना दिया, सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्पादन वाला प्रदेश बना दिया, सारी क्रेडिट है। अब आते हैं जेयर एयरपोर्ट, इनको तो मालूम भी नहीं हो, तो भाषण दे रहे थे ना, बना कैसे है जेयर एयरपोर्ट? वो मास्टर प्लान का नाम आपको मालूम है क्या? इसके साथ जेयर एयरपोर्ट बना, चलिए बताता हूँ। वो मास्टर प्लान है 2041, उसके तहत बुलंदशहर और दादरी में 3500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार का इसका कॉन्सेप्ट लेके आई थी बीएसपी की सरकार। उस पे डीपीआर समाजवादी पार्टी सरकार ने बनवाया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जो एनओसी दिलवाई, हम लोगों ने दिलवाई, क्योंकि आप जमीन कितना भी अधिग्रहण कर लिए एनओसी मस्ट होता है। एनओसी हम लोगों ने दिलवाई। उसके बाद जब अधिग्रहण का काम आया तो अधिग्रहण भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू किया हमारी डीपीआर के तहत में, लेकिन फर्जीवाड़ा किया डीपीआर में। डीपीआर में लैंड यूज ही बदल दिया किसानों का। लैंड यूज क्या होता है? जिसकी खेती की जमीन होती है उसको ज्यादा मुआवजा बनता है, जिसकी आबादी की जमीन होती है कम मुआवजा बनता है। इन लोगों ने किसानों की जमीन को सबसे पहले खेती की जमीन को आबादी की जमीन बना दिया, जिससे मुआवजा कम देना पड़े। उसका भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और कम से कम 6 बार धरना प्रदर्शन दिल्ली में हो चुका है इन किसानों का।
जिसका फर्स्ट फेज का उद्घाटन करके आ रहे हैं। अब देखना है वहां कितने जहाज उतरेंगे कि नहीं। तो हमने बहुत सारे क्रेडिट दिए, अभी बहुत सारे क्रेडिट बच रहे हैं इनके पक्ष में देने के लिए। फिर ये क्या कहेंगे, माफिया वाफिया की बात करेंगे, हमेशा माफिया की बात करते हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे वाला आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और अपना मुकदमा वापस ले लिया है। न्याय व्यवस्था में उनको विश्वास नहीं है। और 61 माफियाओं की सूची इन्होंने जारी की थी, 6-7 के खिलाफ एक्शन लिया। आज तक हिम्मत नहीं हुई किसी माफिया को बोल दे कोडीन माफिया। और जो इनका मुख्यमंत्री जी का जो मीडिया सलाहकार था, उसने लखनऊ के सबसे बड़े माफिया थे 4 करोड़ रुपया ले लिया अपने अकाउंट में। उस माफिया के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बात है जन मुद्दा नहीं है। जेयर एयरपोर्ट लेके आएंगे, अरे सिलेंडर दिला दो साहब, पेट्रोल दिला दो साहब, खाना दिला दो। जो हमारे जो तेल के दाम बढ़ गए, खाने वाले तेल के 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, तो क्या आपको लगता है ये श्रेय की जो जंग है, श्रेय की जंग में, क्रेडिट लेने की होड़ की जंग में जो विकास है वो दब गया है, या जो अभी की जो जरूरतें हैं या अभी के जो मुद्दे हैं वो दब रहे हैं हाईलाइट होने से? मोनिका जी, केवल 2 ही बात है, एप्स्टीन फाइल और ट्रंप के आगे घुटने टेकना। इसको छुपाने के लिए बीजेपी लगातार इवेंट कर रही है। ये सब उसी इवेंट का हिस्सा है। रूस जैसे देश जो हमको तेल दिया करता था घटे दरों में, प्रीमियम दर पे देने को कह रहा है, वो भी नहीं मिल रहे हैं। किसके आदेश से? ट्रंप के आदेश से। ठीक। बस इसी को दबाने के लिए ऐसा अभी बहुत सारे इवेंट होंगे, हम लोग डिबेट करेंगे उस पर। तो कहीं ना कहीं मुद्दों को दबाने के लिए ये एक राजनीति है जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जो कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। इसका विश्लेषण पंकज पांडे जी से आगे चलकर हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले रत्ना पांडे जी से भी उनका टेक ले लेते हैं। रत्ना पांडे जी, देखिए आरोप लग रहे हैं कि यूपीए सरकार में देरी हुई थी अप्रूवल्स मिलने के लिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में भी देरी हुई, एविएशन अप्रूवल्स मिलने में भी देरी हुई। क्यों? क्या किसी तरह का कोई पॉलिसी फेलियर था या फिर किसी तरह का कोई पॉलिसी में किसी तरह की रुकावट थी जो ये 2001 में नींव रखी जाती है, लेकिन अब आते आते ये 2026 जब पहले फेज का उद्घाटन हुआ है? जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये बताऊंगी कि देर तो पॉलिसी चेंज करने में हुई ना, लैंड यूज चेंज करने में समय लगा। खेती की जमीन को आबादी की जमीन में परिवर्तन करना एक बहुत बड़ा कार्य था जो योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले कई वर्षों में किया अपने 2 टर्म में, और फिर ये बनाने पर चले। बनाने से फायदा क्या हुआ? एयरपोर्ट बन गया। मुझे एक चीज क्लियर कीजिए, क्योंकि जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं पूछ रही हूँ। योगी सरकार तो जहां तक 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 में योगी सरकार यूपी में आई, 2015 में एनवायरमेंटल क्लियरेंस की दिशा में काम शुरू हुआ था। अब क्या इसमें भी योगी सरकार का ही दोष है? एग्जैक्टली, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और लैंड यूज का क्लियरेंस हैंड टू हैंड चलना चाहिए था। लेकिन जब भी जहां भी इनकी सरकार पहले टर्म पर आती है तो सारे प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाते हैं, पहली बात। फिर ये शुरू करते हैं उसमें कमीशनबाजी का धंधा, कैसे इनको खुद सबसे ज्यादा फायदा होगा, जनता का मैक्सिमम नुकसान होगा। आज तक मुआवजा पूरा दिया नहीं गया है जिनका इन्होंने इस जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए लैंड ली है किसानों की। सारे किसान कई बार अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। रोजगार है नहीं, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो इसका पूरा ओवरऑल आउटकम क्या है गवर्नमेंट की नजर से? इस समय जरूरत क्या है? रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, 10 साल में रोजगार जनरेशन नहीं कर पाए ना, तो केंद्र में। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल हो जाना, आज तक 2022 के परीक्षा फल रुके हुए हैं, वो उनका मालूम नहीं बेचारे बच्चों का क्या होगा। तो एयरपोर्ट बना के क्या फायदा होने वाला है जब पहले वाले सारे बंद हैं? अभी उन्होंने 7 कम से कम गिनाए हैं, कुशीनगर का हो, आजमगढ़ का हो, अलीगढ़ का हो, सारे एयरपोर्ट तो बंद हैं। ये एक नया खोलकर इसको चलाने में और इसको वो जनता कैपेबल है क्या जो इसको यूज कर पाएगी? ये एक फैसिलिटी है, क्या आप उस जनता को कैपेबल बना रहे हैं? और अगर नहीं बना रहे हैं तो ये तो मिसयूज ऑफ मनी हो गई ना। आपके पास टैक्स पेयर का पैसा है, आप कुछ भी करते जा रहे हैं। जो बेसिक एमिनिटीज है, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, उसको आप कहेंगे हमने मर्जर किया है। मर्जर से देखिए कि स्कूल का जो बच्चों ने छोड़ दिया पढ़ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपने मर्जर किया होगा कि बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चों ने तो पढ़ना छोड़ दिया, उनके घर से दूरी ज्यादा हो गई, वो नहीं आ रहे। उनके बारे में योगी जी को चिंता नहीं है। जेवर एयरपोर्ट ही प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रगतिशील बना देगा, बिल्कुल गलत सोच है। केवल
अगेन उद्यमियों को, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का प्रोजेक्ट है। किसानों की अनदेखी की जा रही है, उनके साथ तो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आम जनता की और युवाओं को, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, रोजगार जनरेशन में ये पैसा लगाया जाना चाहिए। बेसिक एमिनिटीज, हेल्थ सिस्टम देखिए ना, कल एक महिला तो को क्या सिर्फ पॉलिटिकल ब्रांडिंग हो रही है जेवर एयरपोर्ट के नाम पर? क्या आपको लगता है कि जो आपका उत्तर था उस अकॉर्डिंगली जो देरी हुई यूपीए सरकार में, जो आरोप लग रहे हैं कि यूपीए सरकार ने प्रोजेक्ट को पास करने में, क्लियरेंस देने में देरी की, तो वो आप कह रहे हैं योगी सरकार की वजह से ही हुआ है? दूसरा, क्या जो आप आरोप लगा रही है कि रोजगार, कनेक्टिविटी, आपको लगता है ये सब ना होकर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ब्रांडिंग हुई है जेवर एयरपोर्ट के जरिए? एग्जैक्टली, क्रेडिट लेना, क्रेडिट पॉलिटिक्स पे मोदी जी खेल रहे हैं, क्रेडिट पॉलिटिक्स पे योगी जी खेल रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी कम करके क्रेडिट लिया ना मोदी जी ने, कितना अच्छा लगा, खूब ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, मोदी जी की कृपा है। आज मोदी जी की कृपा से सारे पेट्रोल पंप पे केरोसिन मिलने लगा है। अब मुझे स्टोव जलाने की दी जा रही क्योंकि लकड़ी है नहीं और गैस का पता नहीं है। तो क्रेडिट ले लेना और एक्चुअल में जनता को लाइनों में खड़े होके उन्हें त्रस्त कर देना, ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और नैरेटिव ये है। उसी पर योगी जी चल रहे हैं। इस एयरपोर्ट से कोई भी फायदा, पहले जो 7 बनाए इन्होंने अपने ही टर्म पे बनाए, वो चल क्यों नहीं पा रहे हैं? किसी एक का फेल्योर रिपोर्ट तो दे। प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट सक्सेस रिपोर्ट आनी चाहिए। क्या कमियां रह गई कि वो नहीं चल रहे? कुशीनगर भी, अगर बुद्ध टूरिज्म की बात की जाती है, कुशीनगर इज द बेस्ट प्लेस टू टारगेट, बट वो नहीं चला। आपका प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ? जो कि ना आप इन्वेस्टर ला पाएंगे, जो आपका क्राइम रेट है वो भी तो आपके बारे में बोलता है ना। तो इन्वेस्टर आते नहीं, इंडिया में महिलाओं को ना भेजे, ये अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की थी। तो आपके यहाँ टूरिस्ट तो इस तरीके से आता है। एयरपोर्ट आपके पास पैसा है, बनाते जाइए, लेकिन उसका टर्नआउट क्या होगा? मेरे टैक्स का पैसा लगा लगा के टर्नआउट क्या होगा? जो आप कह रही हैं आउटकम कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसके जरिए एक दिखावा करके पॉलिटिकल ब्रांडिंग की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पंकज पांडे जी हमारे साथ हैं। पंकज पांडे जी, ये जो क्रेडिट वॉर उत्तर प्रदेश में छिड़ गया है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने को मिल रही है, सभी की बातें आपने सुनी, रियलिटी आपको किसके करीब नजर आती है? रियलिटी किसके करीब है, पहला सवाल ये। और दूसरा पॉइंट जरा आप ये भी समझाइए, क्या ये जो क्रेडिट वॉर है, इस क्रेडिट वॉर के चक्कर में क्या आपको अब ये लगता है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट्स के ना होकर सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग टूल बनकर रह गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस एयरपोर्ट की आवश्यकता क्या थी ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर कितना दबाव है हम आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग यात्राओं में रहते हैं और जो लोग पढ़ते लिखते समझते रहते हैं वो भी समझते हैं कि किस तरह का दबाव है। तो सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी कि दिल्ली के पास एक कोई बड़ा एयरपोर्ट बने जिससे कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक क्रेडिट की बात आती है तो निश्चित रूप से ये कंसेप्ट जो है ये मायावती जी का है। उन्होंने ये कंसेप्ट जो है निकाला, उसके बाद शिलान्यास किया, काम आगे बढ़ा। ये भी बिल्कुल सही बात है कि बीच में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे और जब कोई काम शुरू होता है तो आगे बढ़ता है। एनओसी वगैरह का काम उन्होंने करवाया, वो काम थोड़ा सा धीमा रहा, तमाम कानूनी अड़चनें भी होती हैं तो वो भी आड़े आती हैं, काम आगे बढ़ा। लेकिन जहाँ तक क्रेडिट की बात है तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि इसका बड़ा क्रेडिट ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है, योगी सरकार को जाता है, क्योंकि वो एक विजन लेके चले और वो जो काम धरातल पर था ही नहीं, वो केवल कागज पत्रों में चल रहा था, उसको वो धरातल पर लेकर आए। कोई भी इंटरनेशनल पर हर काम को शुरू करने के लिए पहले कागज पत्र की भी तो जरूरत होती है ना। अगर हम इसको आसान शब्दों में समझे, अगर हम घर भी खरीदने जा रहे हैं, घर बनवाने जा रहे हैं अपना, तो पहले वो जमीन से लेकर एनवायरनमेंट से लेकर हर एक चीज, जो तमाम कागज पत्र की जरूरत है, पहले तो वो सब क्लियर होगा, तभी तो घर बनना चालू होगा। निश्चित रूप से। और जिस समय योगी जी की सरकार आई उस समय भी काम कागज पत्रों के स्तर पर ही लंबित था। एक बड़ी समस्या ये थी कि जमीन का अधिग्रहण,
जमीन जो थी वो खेती योग्य जमीन थी, और खेती योग्य जमीन में इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जा सकते हैं। उनकी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, उनका पालन करना पड़ता है, न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश लेने पड़ते हैं, उसके बाद अधिग्रहण के बाद काम ये प्रारंभ होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में समय लगता है, ये 1 या 2 दिन का काम नहीं। तो जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री रहे तो उनकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है, क्रेडिट तो उनको जाता है, क्योंकि एनओसी के स्तर पर उन्होंने भी काम किया। लेकिन एक डिस्क्रेडिट भी जाता है, वो ये है कि वो अगर चाहते तो काम को और तीव्र गति से कर सकते थे, काम जल्दी हो सकता था अगर उन्होंने रुचि ली होती। और एक तो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, ये मतलब बहस का मुद्दा भी है, इस पर काफी बहस हुई भी है। अखिलेश यादव जी के ऊपर एक बड़ा आरोप ये भी है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मात्र इसलिए शिथिल किया क्योंकि इस प्रोजेक्ट को ये जेवर के बजाय सैफई या आगरा ले जाना चाह रहे। अब उसके जो भी कारण रहे हों, अब वो तो अखिलेश यादव जी ही जाने, लेकिन इसमें रुकावट का एक बड़ा कारण ये भी रहा, हो सकता है कि योगी जी को इतना क्रेडिट लेने मिलता ही नहीं, कम क्रेडिट मिलता, काम उनके समय में शुरू हुआ होता, एक बड़ा हिस्सा उनके समय में पूरा हो गया होता। तो इस तरह से क्रेडिट योगी जी या मोदी जी नहीं ले पाते, तब ये शायद पूरा जो क्रेडिट है वो सपा के खाते में चला जाता, जो आप कह रहे हैं। पूरा नहीं भी जाता, लेकिन क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि अभी एक छोटा हिस्सा आ रहा है, मायावती जी का भी कम क्रेडिट नहीं है क्योंकि कंसेप्ट उन्होंने इसका लिया। रत्ना पांडे जी का ऑब्जेक्शन है आपकी बात पर। जी रत्ना पांडे जी, अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए प्लीज। क्रेडिट तो माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, मुझे उस पर आपत्ति थोड़ी कम है। मुझे तो आपत्ति इस बात पर है कि भाई साहब कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की चिंता है सरकार को, इसलिए नया बना रहे हैं ट्रैफिक। मैंने तो सुना है कि प्राइवेट हाथों में उसकी सुरक्षा दे रहे हैं ताकि तस्करी अच्छे से हो सके। अडानी जो है वो गुजरात के पोर्ट पे थोड़ा अच्छा नहीं हो पा रहा, मुद्रा पोर्ट पे, तो अब एयरपोर्ट में किया जाएगा क्योंकि प्राइवेट सुरक्षा कंपनी लगाई जा रही है। तो क्रेडिट तो इन्हें कुछ भी नहीं लेना, इन्हें लोगों की जान से खेलना है। किसानों को सड़क पर बैठाने वाली सरकार, उनका मुआवजा मार लेने वाली सरकार। राम मंदिर का अयोध्या की निवासी हूँ, मुझे मालूम है आज तक लोगों को उस भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला है। तो इन्हें लोगों के आंसुओं से परवाह ही नहीं है। ये गुजरात से ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए हैं। हार्डकोर सिर्फ पॉलिटिशियंस, सिर्फ उद्योगपतियों का फायदा। हम दो हमारे दो पे चलना है और वही चल रहे हैं। क्रेडिट चाहे आज ले ले चाहे कल ले ले, तो किसानों की मौत का क्रेडिट भी इन्हें ही जाता है। सादर समर्पित करती हूँ गैस की किल्लत के कारण जो 3 मृत्यु मेरे देश में हुई नागरिकों की, माननीय मोदी जी और योगी जी को सादर समर्पित है वो क्रेडिट भी। अगर समय पर उसको इन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लोगों को लाइनों में खड़े होकर नहीं जान अपनी गंवानी पड़ती। इससे पहले ऑक्सीजन कमी से मरने वालों का क्रेडिट भी माननीय मोदी जी और योगी जी को सादर समर्पित करती हूँ। गंगा के ऊपर लाशें तैरती मेरी आंखों ने देखी हैं। तो क्रेडिट अगर लेना है तो इसका भी लेना पड़ेगा। 50 लाख लोगों की डेथ हुई, 5 लाख दिखा तो क्रेडिट अगर लेना है तो सिर्फ अच्छा ये नहीं कि सिर्फ अच्छे और ऊपर का क्रेडिट ले लिया जाएगा। प्रदेश में अगर कोई कमी है, कोई खामी है तो उसका भी क्रेडिट लेना होगा सरकार को, ये रत्ना पांडे जी कह रहे हैं। हम अपनी चर्चा को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। पंकज पांडे जी, आगे भी आपसे सवाल होंगे। राघवेंद्र जी, रविंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कई सवाल होंगे। होगी सीधी बात, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के नाम पर हो रही सियासत की, क्योंकि जो ये सियासत हो रही है ये क्रेडिट की सियासत है, ये श्रेय की सियासत है कि किसका काम किसका क्रेडिट, और क्या जनता को वाकई में इससे फर्क पड़ता है ये तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, जो एक क्रेडिट वॉर हो रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ 2027 को लेकर देखते हुए हो रहा है कि एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही हो ताकि जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई जा सके कि भाई विकास जो हुआ है, जो ये बड़ा एयरपोर्ट चमचमाता हुआ आप देख रहे हैं, ये हमारी ही तो देन है, हमने ही तो आपको दिया है। क्या ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है? आइए इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश
कोशिश करते हैं। हमारे साथ चर्चा में कई खास मेहमान हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से हैं, रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर रत्ना पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं, पंकज पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, आप कह रहे हैं कि सब कुछ हमने किया, एग्जीक्यूशन क्रेडिट को ही आप टोटल क्रेडिट कह रहे हैं, जो कि पंकज पांडे जी ने भी कहा कि हाँ, जो एक स्पीड आई और जो धरातल पर काम करने जो काम देखा गया वो आपकी सरकार में ही देखा गया। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि बीती सरकार में भी जो हुआ उनको कहीं ना कहीं कुछ श्रेय देना होगा? ये ऐसा है, ये क्रेडिट की राजनीति अगर छोड़े ये लोग, तो कंपटीशन किसने कराया और एयरपोर्ट चालू किसने कराया, ये तो ध्यान में रखना होगा। एसपी और बीएसपी की सरकारें क्लेम कर रही हैं कि जनता पूछ रही है उनसे कि इतने साल तक प्रोजेक्ट आखिर ये ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा रहा, क्यों इसको इस तरीके से इसको एयरपोर्ट को नहीं चालू कराया गया। अच्छा, रही बात की अंतिम डिलीवरी तो बीजेपी के ही नाम है। भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयत्नों से, प्रयासों से ये सब हुआ। अभी हमारी मोहतरमा रत्ना पांडे जी कह रही थी कि तस्करी के लिए, मुझे याद आ गया, तस्करी से याद आया कि कांग्रेस का पुराना कार्य है, उस पर वो महनियत से देखते हैं कि कहां से तस्करी हो सकती है, किस तरीके से तस्कर ला सकते हैं, किस तरीके से तस्करी करा सकते हैं। अरे अब तो ये राजनीति छोड़िए, तस्करी की राजनीति कम से कम भारतीय जनता पार्टी के समय में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अरे राघवेंद्र जी, चिल्लाने से नहीं होगा। मुद्रा पे किसकी उतरती है? जो आप लोग रोजाना पी के आते हैं वो कहां से आता है? इस तरीके से मुद्रा पर किसका आ रहा है भाई? जवाब दीजिए, आप चिल्लाते बहुत ज्यादा है। सीधे जवाब दीजिए, मुद्रा पोर्ट में किसकी पकड़ी गई? मुद्रा पोर्ट पर किसका पकड़ा गया? आप लोग माल कहते हैं, किसका पकड़ा? राघवेंद्र जी, अगर सवाल हो रहे तो सवालों का जवाब दे दीजिए। रत्ना पांडे जी अगर सवाल कर रही हैं तो एग्जैक्ट उसी का जवाब दे दीजिए। जनता ने इसलिए तस्करी। भाई समय बर्बाद करते हैं आप, टू द पॉइंट बात नहीं करते। राघवेंद्र जी, आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रही है। जवाब दीजिए। ये निश्चित रूप से ये हमेशा इस तरीके की बातों को, इस तरीके के कारनामों को इनको जेवर से सजाना काफी लगता है। इनको ये तस्करी करना जो सवाल आपसे किया गया आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए। विश्वास रखते हैं ऐसे लोगों को, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने कम अज कम उनको हाशिए पर कर रखा है। ठीक है, हाशिए पर जाने का क्यों कारण है? राघवेंद्र जी रुक जाइए। राघवेंद्र जी, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। पर जा सकते हैं करों का साथ देने वाले। राघवेंद्र जी रुकेंगे, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। एक गिलास पानी का पीजिए, रुकिए। लगातार बोलने से कुछ भी नहीं होगा। जो वो सवाल कर रही है, या तो आप उस सवाल का एग्जैक्ट जवाब उनको दे दीजिए, उस मुद्दे पर जवाब दे दीजिए, या फिर जो आपसे सवाल किया गया है आप उसे सवाल दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। अगर आप कोऑर्डिनेशन की कमी भी कहीं पर कहते हैं तो क्या अगर एनडीए की सरकार होती तब भी ऐसे होता? देखिए, कोऑर्डिनेशन की बात तो कांग्रेस के जमाने में और समाजवादी पार्टी के जमाने में ना काफी थी। और इस अरे बीच में टपर मत करिए भाई, बात सुनिए। तस्करों के सहयोगी बात सुनिए, तस्करों की सहयोगी करता बात सुनिए, तस्करों के रास्ते निकालने वाली बात सुनिए, तस्करों के लिए रास्ता निकालने वाली बात सुनिए। तस्करी से देश नहीं चलता, देश चलता है। देश बढ़ाने की बात करिए। शादी के चम्मच वाले युवराज देश को कभी आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, कभी जलेबी को तस्करी करने की बात करते हैं। जनता समझ रही है कि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।
देखिए सुनना होता ही इस नहीं तरीके है। की बीच जवाब में है बोलना नहीं। बीच में जब बोलना अपने ऊपर इसीलिए कुछ भी नहीं देखिए आता। अरे उन्होंने तस्करों पहले के सवाल कर दिया। माफिया- रत्ना जी जवाब तस्करों लेते हैं, के उनसे माफिया रुकिएगा। पर रत्ना जी होने मैं की आपसे वजह आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ, समझ एक मिनट रही हैं। रुकिएगा। इनसे मोनिका जी, आप सवाल का तस्करों जवाब के लेते हैं, एक हाशिए मिनट पर होने रुकिएगा। की बात ठीक है, आप उन्होंने समझ बीच रही में हैं। बोलना बंद कर दिया है। राघवेंद्र जी बीच में बोलना बंद कर दिया रत्ना पांडे जी ने। अब आप बैक टू बैक सवालों का जवाब दे दीजिए पॉइंटर्स बनाकर। रत्ना पांडे जी के सवाल का जवाब पहला। दूसरा, क्या अगर केंद्र में एनडीए की सरकार होती तब भी क्या ये क्लियरेंस वगैरह में ये सब जो डिले हुआ तब भी डिले होता आपको लगता है? तीसरा, 2020 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 2017 में आपकी सरकार आ गई थी यूपी में, तो 3 साल किस चीज में लग गए? 3 साल का डिले किस वजह से हुआ कि 2020 में जाकर आप लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कर पाते हैं? देखिए मैं आपकी बात का बखूबी जवाब देता हूँ। 2017 में प्रिंसिपल अप्रूवल बीजेपी सरकार के दौरान ही और 2021 में फाउंडेशन स्टोन किसने स्थापित किया? 2026 में हमने फाइनल कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई सरकार ये चाहती हो या कोई सरकार का नुमाइंदा ये चाहता हो कि ये प्रोजेक्ट फंसा रहे। पंकज पांडे जी की बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि आपने शिद्दत से कितना कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी जिसका शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है और वो हमने बाखूबी किया। अब इनका दूसरा सवाल, तस्करों के लिए रास्ते की बात अब ये बीच में बोलेंगी, अब ये बीच में बोलेंगी। तस्करों के लिए इन्होंने तस्करों की सवाल की बात की। देखिए निश्चित रूप से आप गलत बात करते हैं, आप गलत बात करती हैं। तस्करों की बात कहां से आ गई यहाँ पर? आप तस्करी आपकी पार्टी का नेता क्या तस्करी कराता था? आपकी पार्टी का नेता क्या तस्करों का सौदागर है? मौत का सौदागर तो आपके नेता ने बोला था। तस्करों का भी सौदागर है क्या? अरे मौत का सौदागर तो आपके नेता ने बोला था हमारे पहले प्रधानमंत्री जी को। तस्करों का भी राहुल गांधी सौदागर है। देखिए इधर उधर की बात में जाया ना कि जो समय राघवेंद्र जी सवाल का जवाब है तो वो सवाल का जवाब दीजिए। तस्करी की बात कहां से ले आई? ये तस्करी की बात कहां से आ गई? राघवेंद्र जी बहसबाजी से कुछ नहीं होगा, जनता सुन रही है। या तो सवाल का जवाब दे दीजिए या जनता समझ रही है कि सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है रुक जाइए। सब जनता सब समझती है कि जब सवाल को इधर उधर, जवाब को इधर उधर घुमाया जाता है, अगर कोई पॉइंटर उठाया जाता है। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी भी हैं। रविंद्र सिंह जी, जो मैंने राघवेंद्र जी से पूछा वही बात रखते हुए मैं आपसे भी पूछूंगी। 2015 में एनवायरमेंटल क्लियरेंस की दिशा में काम हुआ, क्लियरेंस मिला। 17 के बाद प्रोजेक्ट को थोड़ा स्पीड अप किया जाता है जब योगी गवर्नमेंट आती है, ठीक है। 15 के बाद 17 के बाद 20 में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो ये 15 से 17 के जो 2 साल थे वो किस चीज में लग गए? कंस्ट्रक्शन शुरू क्यों नहीं हो पाया था? कंस्ट्रक्शन अगर आपकी सरकार के कार्यकाल में शुरू हो जाता तो शायद जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपके पाले में चला जाता। मोनिका जी, सवाल है जनहित के कार्य का जो श्रेय लेने का काम वो करता है, जो बहुत अयोग्य होता है, क्योंकि अपना पैसा, उसका अपना पैसा नहीं होता, उसके घर से जनता से निकालता, जनता में ही लगाता। और अगर श्रेय ही लेना है तो एक यही बगल के में, जहाँ देवर की बात करें, थोड़ी दूरी पे बुलंदशहर एक जगह पड़ती है, वहां पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया था मोदी जी ने, उद्घाटन कर दिया था उसका आज से 2 साल 3 साल पहले। क्यों नहीं बन पाया वो फ्रेट कॉरिडोर? उसका भी श्रेय ले लें मोदी जी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। अगर योगी जी को लेना है तो हम लोग बना के चलती हुई हालत में दे के गए थे, उसका ही ले लें। हर कस्बों में मंडियां बनवा दिया था हम लोगों ने, जहाँ लाके किसान अपनी बात बेच लेंगे। वहां पर घासें उगी हुई हैं, ताला लगा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कैंसर अस्पताल बनाया था पूरे उत्तर प्रदेश भर में, एक भी बड़ा कैंसर अस्पताल नहीं था। कैंसर अस्पताल बना दिया उत्तर प्रदेश में, उसका नाम खाली बदल दिया, स्टाफिंग नहीं है। उसका भी क्रेडिट लेने कम से कम चला तो दें। समाजवादी पार्टी के फिर एक ट्रामा सेंटर बना दिया हम लोगों ने सीतापुर में, क्योंकि ट्रामा सेंटर का लखनऊ में बहुत दबाव है। एक ही पूरे प्रदेश में एक ही ट्रामा सेंटर है, सीतापुर में बना दिया। उसको आज तक इन लोगों ने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? हम तो सब कुछ करके गए थे। फिर एक हम लोगों ने
हाईवे बनवाया था, उस हाईवे को भी नहीं इन लोगों ने आज तक चलने दिया। तो आप बात है क्रेडिट की राजनीति करेंगे क्या? क्रेडिट की राजनीति कर दी है तो एब्सटीन फाइल वाली भी कर लीजिए। राघवेंद्र जी कह रहे हैं उन्हें वो उस राजनीति का ही जवाब दे रहे हैं। तो राघवेंद्र जी बोलते रहते हैं, असल में उनको कुछ जानकारी नहीं है, वो भाषणबाजी करते हैं, चिल्लाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनकी बातों का कोई महत्व। राघवेंद्र जी प्लीज मुद्दे की बातों को कीजिएगा, कोई भी तथ्यात्मक बातें नहीं करते हैं, कभी कभी गाली गलौज भी करते हैं, तो इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि बात हम आए। अब सुन लीजिए, जो सबसे बड़ा घोटाला है, एक मिनट समय दे दीजिएगा, जो सबसे बड़ा घोटाला है जो ये आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता रही हैं, इसको बनाने वाली जो कंपनी है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। ये ज्यूरिक एयरपोर्ट एजी जर्मनी की एक कंपनी की सब्सिडरी है। इसको ठेका दिया गया है 8,638 करोड़ रुपए में, और इसने ठेका दिया है टाटा कंस्ट्रक्शन को। तो अगर टाटा कंस्ट्रक्शन को ही ठेका देना था तो जर्मनी से कंपनी लाने की क्या आवश्यकता थी? अगर जर्मनी से आप कंपनी लाए थे तो इन सारी प्रक्रियाओं में देर होगा, और आपने 11 साल गुजार दिए। 11 साल में गुजारने के बाद आप फेज फर्स्ट के बात कर रहे हैं कि फेज फर्स्ट बनाए जिसमें 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे। तो आपने फेज फर्स्ट में किया क्या है आप ये बता दिए उद्घाटन के सिवा। और उद्घाटन कैसे किया जाता है ये भी सुन लीजिए। साहिबाबाद से लेके और मेरठ तक, मतलब कि मेरठ में एक जगह पल्लवपुरम तक, वहां तक मेट्रो ट्रेन चलनी थी। 5 बार उद्घाटन कर चुके हैं मोदी जी उसका, 5 बार उद्घाटन कर चुके हैं। तो ये उद्घाटन किस बात का, घड़ी घड़ी उद्घाटन किस बात का? तो आप ये सफाई बोलिएगा, कुत्ता बोलिएगा, आतंकवादी बोलिए, जनता के मुद्दे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में भर दिया गया है यही, इसके सिवा कुछ जानकारी भी नहीं है। शायद अपने घर की जानकारियां भी ना हो कि हमारे घर में किस चीज की आवश्यकता है। सर घर वाले मुझे लगता है कि भड़केंगे फिर आप जनता के मुद्दे पे बोलना चाहिए। अरे घर पे कैसे मुद्दे पे ना जाए कि आपके घर में तेल की परेशानी नहीं हो रही, डीजल उसके उनके घर की परेशानी नहीं हो रही है। घर की बात कीजिए, फिर वो भड़केंगे, चला जाता तो परेशानी खत्म हो जाती। भड़कते नहीं हो, गाली गलौज भी करते हैं, उससे ही कर चुके हैं गाली गलौज। तो उसका कर क्या लें? जिसके दिमाग में ये घुसा हुआ है उसका हम थोड़ी निकाल देंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने क्यों ऐसे आदमी को भेज रखा है। बात करें जेव और एयरपोर्ट में, बात करें कहां का बात कर गए। अभी से बता दें कौन सी कंपनी बना रही है जेल एयरपोर्ट, और प्लान का क्या नाम है बता दे भारतीय, आप पूछ के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से। परसेंटेज नहीं मिल रहा आपको, कौन सा प्लान है, कौन सी कंपनी बना रही है, कितने का ठेका दिया हुआ, उसने किसने मैंने बोला है, आपसे वो बता दें। परसेंटेज नहीं मिल रहा, अखिलेश यादव को परसेंटेज नहीं मिल रहा, इसीलिए परेशान। ठीक है, यही बातें करेंगे, ये इससे ज्यादा बेवकूफी की बात क्या हो सकती है। मतलब कुछ सिखाया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब इस उम्र में भी ऐसा बना रखा है, दिमाग को ऐसा बना रखा है कि आप जनता के विषय में बात मत करिए, डिबेट के टॉपिक में मत बात करिए, बाकी सारी बात कर लीजिए। अरे अखिलेश यादव से इतना डर है तो जाके छुप जाओ ना, अधूरी बात करते, गुफा में छुप जाओ, अधूरे रूप से रहते हैं। चलिए समय की कमी है, प्लीज मुद्दे पर आ जाइए, प्लीज मुद्दे पर आ जाइए। समय की कमी है, रत्ना पांडे जी और पंकज पांडे जी से भी मुझे सवाल लेने हैं, समय की कमी है। कारण शॉर्ट में बता दीजिए, क्यों जो 2 साल का डिले हुआ, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया, रविंद्र जी क्यों शुरू नहीं हो पाया, जबकि 2015 में क्लियरेंस मिल गया था। फिर आप कहते हैं कि सब कुछ हमने किया, एनओसी हमने दिलाई, ये किया वो किया, ठीक है एनओसी दिलाई, बट फिर कंस्ट्रक्शन शुरू क्यों नहीं हुआ? चलिए, आप शुरू से लगातार यही पूछना चाह रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ इनके राजनीतिक शब्दों में। हमारी सरकार थी, हम सेंटर से क्लियरेंस चाहते थे, सेंटर ने क्लियरेंस आज तक नहीं दिया हुआ है, और हमारी बहुत सारी परियोजनाओं को क्लियरेंस इन्होंने नहीं दिया था। जिस प्रकार से जीएसटी का सबसे बड़ी रकम वेस्ट बंगाल सरकार की इन लोगों के दबा के रखी, आज तक नहीं दिया। इसी प्रकार ये जो बात आपने कही है इसी मुद्दे पर, ये जो आप अब सेंट्रल कह रहे हैं, सेंट्रल में आप ये बता दीजिए 14 में सरकार बदल गई थी, तो आप बीजेपी पर जा रहे हैं या पहले की यूपीए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी के जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, कांग्रेस की तरफ से रत्ना पांडे जी हमारे पास है। आरोप सेंट्रल को लेकर बार बार लग रहे हैं। रत्ना पांडे जी, 2 पॉइंटर्स यहां पर आ रहे हैं। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि यूपीए सरकार जब सेंट्रल में थी तब उन्होंने हर चीज में रोड़े किए, ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आरोप लगाया कि हर चीज में रोड़े डाले और उनकी वजह से जो सारी चीजें थी वो डिले हुई। रविंद्र सिंह जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन इसीलिए शुरू नहीं हुआ था क्योंकि बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई और बीजेपी गवर्नमेंट ने देरी की, रोड़े अटकाए। अब असलियत जनता कैसे समझे? कम शब्दों में जवाब। बीजेपी को तो हर चीज के लिए जिम्मेदार नेहरू जी लगते हैं, कांग्रेस लगती है, क्योंकि इनके पास अपना किया हुआ कुछ है ही नहीं।
अपने लिए कुछ किया हो या कोई करने या क्रेडिट लेने की वास्तविक में 56 इंची सीना हो तो ले बताएं कि हाँ ये मैंने किया, ये मैंने नहीं किया। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ कांग्रेस ने किया। तो हमने आज भी हम ही कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल का संकट है, कांग्रेस की देन है। ट्रंप के आगे सरेंडर है, कांग्रेस की देन है। ट्रेड टैरिफ में सरेंडर है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अफवाह फैलाई थी कि तेल नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे ही मोदी जी को लोकसभा और राज्यसभा में कंफर्म करना पड़ गया कि हाँ सब लोग करने के लिए तैयार रही है। तो कांग्रेस अफवाह फैलाती है, कांग्रेस ही जिम्मेदार होती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, कहते रहे, क्योंकि खुद कुछ कर ही नहीं पाते। रही बात वो देर से शुरू हो या ना हो, उससे जनता को फायदा कितना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। सीधी इकोनॉमिकल बात, टू द पॉइंट। टर्नआउट कितना है, पहले वाले 6 क्यों बंद हुए, इसका जवाब आदित्यनाथ जी को देना ही चाहिए। वो भी मेरे पैसे का फेल्योर है। अगर आप मेरे पहले के पैसे की भरपाई नहीं कर चुके तो आप नया इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया आपने? क्योंकि सिर्फ आपके पास है, आपकी अपनी मनचाही हो रही है। ये तो कोई ट्रैफिक डाइवर्ट कहीं नहीं होने जा रहा है। आप बताइए मुझे, यहाँ हिंडन एयरपोर्ट से कितने चल रहे हैं, क्या सक्सेस रेट उसका निकाला? वो भी तो यही कहा जा रहा था। कुछ सक्सेस रेट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो जमीन अडानी को, जो प्रोजेक्ट अडानी को पसंद आएगा वो उसे मिलेगा। वेदांता को जेपी मिल जाता है, लेकिन आधे घंटे में अडानी के नाम ट्रांसफर हो जाता है। क्रेडिट मोदी जी को इसका भी सादर जाता ही जाता है ना? तो सब कुछ लेना है, क्रेडिट लें। वहां भी कांग्रेस आ गई होगी दबाव बनाने के, भाई अडानी को दो, इनको वेदांता भले पूरे सारे पैरामीटर्स में जीत जाए। कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तो सिर्फ दावे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है, जो आप कह रहे हैं। पंकज जी भी हमारे साथ है, पंकज पांडे जी, क्या ये जो क्रेडिट वॉर हो रहा है, ये जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, क्या जनता पर ये सब बातें वाकई में इम्पैक्ट डालती हैं जब वो वोट करने के लिए जाते हैं? क्योंकि अगले साल चुनाव भी है और उसमें जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा विकास के नाम पर गूंजने जरूर वाला है। जी निश्चित रूप से मोनिका जी, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट लेने की होड़ बहुत भारी है और लगता है 2027 की तैयारी। देखिए पहली चीज़ तो ये स्पष्ट हो गई, आज की आपकी डिबेट से ही स्पष्ट हो गई कि ये जो एयरपोर्ट बना है बहुत महत्व रखता है, और महत्व न रखता होता तो तीनों पार्टियों को क्रेडिट लेने की होड़ क्यों लगानी पड़ती है आपस में, पहली चीज़। और जहां तक मेरा मत है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन इसका क्रेडिट बहुजन समाज पार्टी को इन अर्थों में जाता है कि उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया। लेकिन उस कंसेप्ट को जनता याद करेगी, उस कंसेप्ट को जनता याद करेगी? आपको लगता है ये 2001 की बात हो गई? पुरानी बात है, लेकिन वही याद दिलाने की तो होड़ है, चूंकि 2027 पास है और ये बता देता है कि ये एयरपोर्ट कितने महत्व का है। और एक बहुत बड़े भूभाग में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, जो कि देश की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा, बहुत बड़े परिवहन को प्रभावित करेगा। जब ये पूरा होगा तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। और निश्चित रूप से योजना ये है कि दुबई जिस तरह से हब के रूप में विकसित किया गया है, उस तरह से इसको भी विकसित किया जाए। भविष्य में क्या होगा तो भविष्य के ही गर्भ में है जी। लेकिन 2027 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये भी इसलिए होने वाला है क्योंकि इस एयरपोर्ट की वजह से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हुए हैं। आज अखिलेश यादव जी ने अब क्रेडिट लेते लेते किसानों की बात कर ही दिया, उनके प्रवक्ता ने भी इस संबंध में पॉइंट आउट किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी चीजें तो देखिए चलती ही रहेंगी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी और क्रेडिट लेने की होड़ की एक होड़ चलाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे परिवर्तन क्या होने जा रहा है, जनता को मिलने क्या जा रहा है। और जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत होशियार है। जनता प्रत्येक चीज को कई कई मानदंडों पर कसकर देखती है। वो ये देखती है कि उनका व्यक्तिगत क्या होने वाला है, वो ये देखती है कि समाज के रूप में उनका हित क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज जो महत्वपूर्ण है कि भारत की जनता बहुत राष्ट्रवादी है, वो देखती है इससे क्षेत्र का, प्रदेश का, राष्ट्र का क्या हित होने वाला है। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा वोट करने से पहले वो पूरी तरीके से हर एक चीज को नापती तोलती है, हर एक बिंदु पर जनता विचार करती है। आप दूरस्थ किसी क्षेत्र में भी चले जाएं तो वहाँ का बिना पढ़ा लिखा जो एक ग्रामीण होगा
वो ऐसी राजनीतिक चेतना की बात आपसे करेगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे बिल्कुल कि क्या यहाँ नहीं, भी आप इस सही तरह की कह रहे हैं। चेतना जब भी हो मैंने सकती है इस ग्राउंड पे व्यक्ति के अंदर? जाकर देखा है तो मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतनी बारीकी से बात कर रहे होते हैं, एक एक चीज उन्हें पता होती है, जबकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लोग बारीकी से हर एक बात का ध्यान रखते हैं। चले, आप सभी खास मेहमान